मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के वे बच्चे जो कि सोशोलॉजी को लिए हुए हैं और ख़ास तौर पर यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड के बच्चे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए आज का ये सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सभी जो प्रश्न हैं वो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा वहाँ पर भी। तो डिस्कशन सब मिला जुला कर जो है ये पूरा पूरा आपके लिए प्रॉफिटेबल वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्न जब छूट जाएंगे तो बाद में जब आप देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो डिस्कशन पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंट्रल फैमिली। देखिए डिस्कशन, सेंट्रल फैमिली क्या होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फैमिली क्या है, यदि आप लोग से पूछ दिया जाए कि सेंट्रल फैमिली और न्यूक्लियस फैमिली क्या होता है, तो सीधा सीधा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। सेंट्रल और न्यूक्लियस फैमिली इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ए मैन, वुमेन एंड दियर डिपेंडेंट चिल्ड्रेंस। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें सेंट्रल फैमिली के रूप में, तो जिसमें एक आदमी होता है, एक औरत होती है और उसमें उसके डिपेंडेंट जो चिल्ड्रेन होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। अदर रिलेटिव्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली। देखिए ऐसी जो फैमिली होती है जिससे हम लोग सेंट्रल फैमिली का नाम दे रहे हैं या न्यूक्लियस फैमिली का नाम दे रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, इन मतलब अगर देखा जाए तो इन रिलेटिव्स के अलावा इसमें कोई अदर जो रिलेटिव्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। अदर रिलेटिव्स वी आर नॉट इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली। जैसे पार्टिकुलरली हम लोग एग्जांपल के थ्रू अगर समझे, जैसे क्या है कि कोई एक फैमिली है, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, और उसमें क्या है, फादर हैं, अंकल हैं, मदर हैं, आंटी हैं, अब उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पिता पिता हो गए या अंकल जी हो गए, अंकल क्या हुए, अंकल आंटी और उनके जो बच्चे वो लेकर अपना सेपरेट हो गए, ठीक है। तो अब जब वो पार्टिकुलरली जब अलग हो जाते हैं तो उनको रिलेशंस एक तरीके से हम लोग सेंट्रल फैमिली के रूप में कह सकते हैं। क्या होता है ऐसी फैमिली में, कंसिस्ट ऑफ ए मैन, वुमेन एंड दियर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। बस इतना ही पार्टिकुलरली चीज़ें जब होंगी रिलेशंस तो उसको हम लोग सेंट्रल फैमिली कहेंगे या तो उसे न्यूक्लियस फैमिली का नाम देंगे। और याद रखिएगा इसमें कि इस टाइप का जो फैमिली होता है उसमें अदर रिलेटिव्स वी आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत सीधा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। व्हाट इज ए मैरिज कॉल्ड। विवाह किसे कहते हैं हम लोग। ए मैरिज इज द मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ ए मैन विथ ए वुमेन, ठीक है दोस्तों। पार्टिकुलरली अगर कहा जाए तो ए मैरिज इज द मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ ए मैन विथ ए वुमेन इज कॉल्ड अ मैरिज। सीधा सीधा मैरिज का डिफिनेशन ही हो जाएगा आप लोग का डिफिनेशन। छोटा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, लेकिन डिस्कशंस आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते चलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर देखिए आपको एक नंबर मिलेगा 950 690 285 7। डिस्कशंस उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो लाभान्वित हो सकें। और कुछ भी नहीं करना आपको, आप लोग को बस एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालना है, उसी नंबर से मैं तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास लेक्चर वगैरह होंगे, जो भी पार्टिकुलरली वीडियोस बना रखे मैंने आप लोग के लिए, वो सब का सब मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। और उसके साथ ही साथ मैं फ्री जो पीडीएफ होगा वो भी मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। कुछ भी नहीं करना, बस आप लोग को ग्रुप में मैसेज करना है। और इस चैनल के हेल्प के रूप में यदि आप कुछ करना चाहते हो तो बस इसका लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम के भी लेक्चर बहुत कम है, क्योंकि खासतौर पर यूपी बोर्ड के जो हो गए, अदर स्टेट के जो बच्चे हो गए, तो उनके जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी उन इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे पास बहुत कम हैं। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उन पर देखेंगे उनके जो नंबर ऑफ वीडियोज़ होंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे, उनकी संख्या बहुत काफ़ी हो जाएगी, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। देखिए एजुकेशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए पार्टिकुलरली हम लोग बात करें डिस्कशंस, तो पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा द पर्पज ऑफ एक्वेयरिंग नॉलेज, ठीक है, ज्ञान को इकट्ठा करना, संग्रह करना उसका। सेकंड जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी ऑब्जेक्टिव होता है नॉलेज का, कि एजुकेशन का क्या हो जाता है, द पर्पज ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर। भाई जाहिर सी बात है, कैरेक्टर को बिल्ड करना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का। थर्ड जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हो जाएगा पॉइंट, द पर्पज ऑफ अर्निंग ए लाइविंग। तो जीने जीविका के लिए यानी जीविका का साधन उपलब्ध कराने का भी काम जो होता है वो भी कहीं ना कहीं से एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में ही रखा जाता है। चौथी महत्वपूर्ण जो बात है, द पर्पज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो चारों पॉइंट है, द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की बात हो गई, द पर्पज ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर की बात हो गई, द पर्पज ऑफ अर्निंग ए लिविंग, द पर्पज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये मुख्य रूप से देखिए 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एजुकेशन के, और सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राइट 4 इसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट 4 इसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट। देखिए 4 इसेंशियल फंक्शन कौन है डिस्कशंस। पहला देखिए महत्वपूर्ण जो हो जाएगा, टू मैनेज एजुकेशन। एजुकेशन को मैनेज रखना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टू मैनेज हेल्थ एंड मेडिसिन। थर्ड जो हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द ओल्ड पुअर एंड हैंडीकैप्ड।
और फोर्थ जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी इसमें, टू अरेंज फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये 4 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ स्टेट कौन कौन से हैं डिस्टेंस, सभी महत्वपूर्ण हैं। जो पहला इसमें टॉपिक था, टू मैनेज एजुकेशन। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, टू मैनेज हेल्थ एंड मेडिसिन। थर्ड जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है, टू प्रोटेक्ट द ओल्ड पुअर एंड हैंडीकैप्ड। चौथी जो महत्वपूर्ण इसमें बात हो जाएगी, टू अरेंज फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इन सभी चीज़ों को बनाए रखना, देखिए स्टेट के रूप में कहीं ना कहीं एसेंशियल फंक्शन के रूप में इन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखना था डिस्टेंस 4 एसेंशियल फंक्शन, तो ये 4 अगर एसेंशियल फंक्शन को आप लिख देते तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। देखिए डिस्टेंस ये भी प्रश्न भी वैसे ही है, राइट 4 एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट। देखिए वहाँ बातें हो चुकी हैं, या मैं चार अदर पॉइंट आप लोग को दे देता हूँ। टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, देखिए ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट हो जाएगा आप लोग का एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट के रूप में। तीसरी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, टू अरेंज फॉर जस्टिस। तो देखिए 4 उधर भी आपने देखा, 4 यहाँ देखा, तो इसका मतलब आपको एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टेट जो है वो 8 हो गए। ठीक है डिस्टेंस, केवल आप लोग को 4 लिखना है, तो उधर भी 4 इधर भी 4, कोई भी 4 आप लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4 जो था ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मेंशन द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। देखिए मेंशन करना हम लोग को कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए डिस्टेंस महत्वपूर्ण बात जो हो जाएगा, पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, अर्निंग ए लाइविंग, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। अगर किसी के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव्स हो एजुकेशन का, ये वो ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल पर्सन की बात हो गई, कल्चर की बात हो गई, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो गई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पर्सनालिटी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। तो ये सभी के सभी जो है वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के। ठीक है डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये ऐसी से रिलेटेड मैंने प्रश्न आगे भी देखिए आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा था पहले ही, उसी प्रश्न को देखिए एक बार फिर से यहाँ पर ये रिवीजन हो रहा है। कोई बात नहीं डिस्टेंस, आप लोगों का समझ लीजिए, और भी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपको मॉडिफाइड करके क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए तो और भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को डिस्टेंस मिल रहा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसे एक काम जरूर कीजिए कि इसे शेयर जरूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे डिस्टेंस, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आप लोगों को इन सभी जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हुए उन पर मैं अपना जो लेक्चर है वो नियमित तौर पर देता रहूँगा, रेगुलरली मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है डिस्टेंस, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्ट्रगल इज़ एन एफर्ट इन विच द डिज़ायर ऑफ ए पर्सन और पर्सनस आर डिलिबरेटली अपोज्ड, सप्रेस्ड और ऑप्रेस्ड इज डन। देखिए डिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो एक तरीके से स्ट्रगल की बात होती है। स्ट्रगल इज एनी फाइट इन विच, एक प्रकार का ऐसा प्रयास होता है स्ट्रगल का, इन विच द डिज़ायर्स ऑफ ए पर्सन और पर्सनस आर डिलिबरेटली अपोज्ड, सप्रेस्ड और अप्रोच्ड इज डन। तो ये एक मुख्य रूप से जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत ही होता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वाट इज नेचुरल डिटेंशन। वाट इज नेचुरल डिटेंशन क्या होता है डिटेंशन, तो देखिए माल्थस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या अपना बात दिया हुआ था। माल्थस गेव 2 मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, नेचुरल डिटेंशन एंड आर्टिफिशियल डिटेंशन। ठीक है डिटेंशन, तो यहाँ पर देखिए नेचुरल डिटेंशन एंड आर्टिफिशियल डिटेंशन। माल्थस बाई नेचर रिफर्स टू द डेथ ऑफ पीपुल ड्यू टू नेचुरल कैलिमिटीज ड्यू टू विच द पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल्ड। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक की बात हो गई, टी सुनामी की बात हो गई, एक्सेट्रा वगैरह जैसे होता है। तो ये सभी के सभी जो होता है तो उसे हम लोग नेचुरल डिटेंशन के रूप में क्या देखते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का काम जो होता है नेचुरली प्रकृति कर देती है अपना। तो जैसे अर्थक्वेक आ गया, कहीं भूकंप आ गया अचानक, कहीं टी सुनामी आ गया, एक्सेट्रा, ऐसे कई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने रखते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब देखने को मिलती है तो ऑटोमेटिकली जो होता है वो पॉपुलेशन क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। तो इसे हम लोग नेचुरल डिटेंशन के रूप में कहते हैं। ये माल्थस के द्वारा दिया गया था डिटेंशन, दोनों कौन कौन, नेचुरल डिटेंशन और आर्टिफिशियल डिटेंशन। ठीक है ना, तो माल्थस ने बताया कि नेचर रिफर्स टू द डेथ ऑफ पीपुल ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात हो गई, ड्यू टू विच द पॉपुलेशन इज नेचुरली कंट्रोल्ड हो जाता है। प्राकृतिक रूप से जो पॉपुलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए अर्थक्वेक और टी सुनामी। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज वन पंचायत, टेल मी। देखिए लिसन्स, वन पंचायत के बारे में हम लोग बात करें। इन उत्तराखंड वुमेन स्टेबलाइज्ड वैन पंचायत, वुमेन ऑफ वन पंचायत ने नर्चर
small plants by building nurseries. Its members also protect the surrounding forest from illegal felling. तो देखिए उसमें देखिए वो कहा गया कि वनों के कटाव वटाव को रोकने के लिए देखिए महत्वपूर्ण रूप से ये चलाया गया था वन पंचायत के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोमेंट रहा है और सोशलॉजी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक भी है। बढ़ते हम लोग सोशलॉजी के अब क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न की ओर देखिए सर। आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा, व्हाट इज संस्कृतिजाइजेशन? संस्कृतिकरण क्या होता है? Sanskritization is the process by which the lower caste or tribe or other group follows the lifestyle, ritual, values, ideologies of the higher casted, especially the Dvij caste. Sanskritization is an integral part of lifestyle. देखिए डिस्टेंस कहीं भी संस्कृति जैसे होती है तो वहाँ की संस्कृति कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तरीके से वो क्या होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल होता है। यानी कोई भी कंट्री जो है, कोई भी जहाँ पर रहने वाले वहाँ के पॉपुलेशन है, वहाँ के जो सिविल हैं, तो उन सिविलाइजेशन के हर एक एक्टिविटी में क्या होता है इंटीग्रल पूरा पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। उनका जो रेगुलरली डेली का लाइफ स्टाइल है वो क्या है, रूटीन कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, लोगों की भाषा कैसी है, लैंग्वेज कैसा है, लोग एक दूसरे से कैसे रहते हैं। तो मतलब पूरा जो ओवरऑल जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कहीं ना कहीं से संस्कृतिजाइजेशन में ही करते हैं, संस्कृतिकरण में ही इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो डिस्कशन ये रहे सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यूपी बोर्ड के बच्चे चाहे हो गए, चाहे अदर साइड के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे हो गए जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो डीजे सर है ज्ञान की पुंगी लेकर आया हुआ। तो डिस्टेंस से खुद भी पढ़िए और लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। जितना भी मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प आप लोगों के लिए करता बनेगा, मैं पूरा का पूरा डिस्टेंस अपना बेस्ट देता रहूँगा। लेकिन आप लोग को भी इस चैनल के हेल्प के रूप में एक काम करना होगा। इतना अगर आप फ्री में पा रहे हैं इन सभी इस चैनल से चीज़ें, तो बस आपको एक काम करना है, इसे शेयर जरूर करना है।